Good evening, dear aspirants. Once again, this is class number 4, lecture number 4 on the topic Introduction to Linguistics, and we will start today very modern linguistics. And you all know that in modern linguistics, the most important figure is Ferdinand de Saussure, along with Claude Lévi-Strauss. So we will talk about them and we will discuss this. तो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का जो स्कूल है ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है, और यहाँ पर आपको वेट करिए थोड़ा सा, राइट। ये शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत फ्रांस में होती है 1950s में। 1950s मतलब वर्ल्ड वॉर 2 ओवर होने के काफ़ी टाइम बाद, लगभग 5 साल बाद से शुरू होता है ये। और इसमें दो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। पहले हैं एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिनका नाम है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, जो 1908 से 2009 तक उनका लाइफ साइकिल रहा है, और दूसरे हैं रोला बार्थ, जो कि एक क्रिटिक हैं, लिटरेरी क्रिटिक हैं 1915 से 1980। ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के दो इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं, अलॉन्ग विद फर्डिनेंड डी सॉसोर, जिनकी हम बात करेंगे अलग से। और अगर आप थियरी में स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये दोनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। तो जब हम लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म का कोर्स कवर करेंगे तो वहाँ पर फिर से इनका नाम आएगा। फर्डिनेंड डी सॉसोर के बारे में बात करते हैं तो ये 1857 से 1913 तक इनका लाइफ साइकिल है। फ्रेंच ओरिजिन के हैं, बाद में ये जेनेवा चले गए थे, और इनकी फैमिली में काफ़ी स्कॉलर्स थे। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इसलिए थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रहा हूँ आपको। इन्होंने लैटिन पढ़ा था, ग्रीक पढ़ा था, केमिस्ट्री पढ़ा था, थियोलॉजी पढ़ा था, और ये सारा कुछ इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में ही पढ़ा था। 21 ईयर्स की एज में इन्होंने लिखा था एक थीसिस, और उसका टाइटल है यहाँ पे डिसर्टेशन ऑन द प्रिमिटिव वाउल सिस्टम इन इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस इन विच ही प्रूव्ड मैनी स्कॉलर्स रॉन्ग। मतलब इन्होंने जो अपना डिसर्टेशन लिखा जब इनकी एज सिर्फ 21 ईयर्स की थी, तो उन्होंने जो बातें वहाँ पे बताई उसमें बहुत सारे स्कॉलर्स को उन्होंने गलत साबित किया। इन्होंने संस्कृत भाषा पर अपना डिसर्टेशन लिखा था, उसको यूज़ किया था। 1880 में इनको डॉक्टरेट अवार्ड हुआ यूनिवर्सिटी लेप्जिग से, जो कि जर्मनी में है। 1891 में इन्होंने ये जेनेवा में पढ़ाना शुरू करते हैं, और एंशिएंट संस्कृत ये 21 ईयर्स तक इन्होंने पढ़ाया था। और 1907 से 1911 के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, 1907 से 1911 के बीच में इन्होंने एक कोर्स पढ़ाया जिसका नाम था कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, राइट, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। और ये जो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स है आपका, यही आगे चल करके एक बुक बनी जिसको कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स के नाम से 1916 में पब्लिश किया गया। इसकी पब्लिकेशन डेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और अलॉन्ग विद द पब्लिकेशन डेट ये भी याद रखना है कि 1907 से 1911 तक ये लेक्चर्स दिए गए थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ये लेक्चर्स सारे जो दिए गए थे यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में दिए गए थे, और ये जो बुक पब्लिश हुई थी ये पोस्टमसली पब्लिश हुई थी 1916 में। जैसा कि मैंने आपको बताया 1913 में सॉसोर की डेथ हो गई थी, 3 साल पहले। 1916 में इसको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया था। लिंग्विस्टिक्स में सॉसोर के ऊपर जिन राइटर्स का प्रभाव था उनमें एक राइटर हैं आपके अमेरिका के लिंग्विस्टिक्स हैं, उनका नाम है W.D. विटनी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉसोर किस राइटर से प्रभावित थे, तो अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं W.D. विटनी, इनका नाम याद रखना है। और जो सॉसोर का मेन आइडिया है, जिसकी बात मैं पहले भी क्लासेस में कर चुका हूँ, कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो नेचुरल नहीं है बल्कि आर्बिट्रेरी है,
जिसे आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द साइन कहा जाता है, वो इन्होंने W.D. विटनी के आइडियाज से मोटिवेट होकर के प्रोड्यूस किया था। सो कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स 1916 में आती है और ये पोस्टुमसली आती है, यानी कि इनकी डेथ के 3 साल बाद आती है। इसको कंपाइल करने वाले 2 लोगों का नाम चार्ल्स बैली और अल्बर्ट शेकेव, ये दोनों भी पूछ सकता है कि ये कौन थे। ये दोनों कंपाइलर हैं इनके इस बुक के, ये याद रखना है बिकॉज ये लेक्चर की सीरीज़ थी 1907 से 1911 तक यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में दी गई थी। 1996 में ये डेट भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए पब्लिकेशन के लगभग 80 साल बाद 1996 में इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उसको दोबारा पब्लिश किया गया और उसका नाम रखा गया राइटिंग्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो 1996 में आई है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं सशोर के ऊपर या किसी भी थियोरी के ऊपर जो उनसे जुड़ी हुई है, तो आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा। ये वाला जो 1996 में आया था उसमें सशोर के जो ओरिजिनल नोट्स थे उनको भी पब्लिश किया गया था। ये एक एडिशनल पॉइंट है 1996 वाले में। नाउ जब हम बात करते हैं कि सशोर की ने हमें क्या कंट्रीब्यूट किया है, राइट, क्या कंट्रीब्यूशन उनका है, तो 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो उन्होंने बताई हैं। उन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। सशोर के बारे में बात करने वाले लोगों में से एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रॉय हैरिस। प्रोफेसर रॉय हैरिस जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं और उन्होंने सशोर के कंट्रीब्यूशन को इस तरीके से हाईलाइट किया है। तो ये जो कोटेशन है ये उनका ही है, प्रोफेसर रॉय हैरिस का है और मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ और बाद में इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता भी दूंगा और इसके आगे मैं जो सशोर के मेन आइडियाज़ हैं उनकी बात तो करने ही वाला हूँ। तो रॉय हैरिस कहते हैं सशोर के बारे में कि लैंग्वेज इज़ नो लॉन्गर रिगार्डेड एज पेरिफेरल टू आवर ग्रास्प ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन but as central to it. Words are not mere vocal labels or communicational adjuncts superimposed upon an already given order of things. They are collective products of social interaction, essential instruments through which human beings constitute and articulate their world. This typically 20th century view of language has profoundly influenced developments throughout the whole range of human sciences. It is particularly marked in linguistics, philosophy, psychology, sociology and anthropology. Now, एक पॉइंट जो यहाँ पे वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज पहले क्या थी। सशोर के पहले जो लैंग्वेज का डिस्कशन था उसको वो पेरिफेरल पे था, वो हमारी लाइफ के किनारे 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 कहीं मूव करती थी। बट व्हेन सशोर केम एंड ही गिव द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स, तो ये जो किनारे किनारे मूव करती थी वो क्या हो गई, सेंट्रल हो गई, क्योंकि सशोर ने कहा था कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट्स द वर्ल्ड। उन्होंने कहा हम लैंग्वेज की वजह से ही दुनिया को समझ पाते हैं, देख पाते हैं, ये हमारे वर्ल्ड को कॉन्स्टिट्यूट करती है। इस चीज़ को मैं आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको यहाँ इस वाली स्लाइड पे ना आया हो तो। नाउ अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो सशोर ने एग्जैक्टली कही जिसकी वजह से उनको हम इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। पहला, उन्होंने कहा कि जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड का रिलेशनशिप है वो आर्बिट्रेरी है, यानी उन्होंने लैंग्वेज के आर्बिट्रेरीनेस पे विश्वास जताया। सो व्हाट डिड ही से? ही सेड दैट द मीनिंग ऑफ द words are purely arbitrary and that these meanings are maintained by convention only। और एक शब्द और उसके अर्थ में जो संबंध है वो बस परंपराओं से है, कन्वेंशन से है, राइट। वर्ड्स जो होते हैं वो अनमोटिवेटेड साइंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को गाली दें या कोई आपको गाली दे तो आपको बुरा लगता है, लेकिन बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके कल्चर में उस वर्ड को गाली के रूप में माना जाता है और आपको बुरा लगता है। किसी और कल्चर में उसी वर्ड को प्यार भी माना जा सकता है और उसी वर्ड से एक व्यक्ति दूसरे से प्यार एक्सप्रेस कर सकता है। इसका मतलब जो वर्ड्स हैं वो अनमोटिवेटेड हैं, उनमें कोई मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर है जो हम बोल रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड में कोई रिलेशनशिप नहीं है,
ये बात सशोर ने अपनी लैंग्वेज में कही। इज दैट ओके? Yes, sir. Okay. So the first thing that he says that the language is arbitrary. Hence, language isn't the reflection of the world and of experience, but a system which stands quite separate from it. उन्होंने कहा कि लैंग्वेज का सिस्टम जो है वो इंटीग्रल पार्ट ना होकर के एक सेपरेट सिस्टम है और उसको सेपरेटली समझने की आवश्यकता है। ये तो पहला हो गया आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा अगर बात करें कि सेकेंड वाला उन्होंने क्या कहा सशोर ने, तो उन्होंने कहा कि जो वर्ड की मीनिंग होती है वो क्या होती है? रिलेशनल होती है। जो वर्ड्स की मीनिंग्स होती हैं वो रिलेशनल होती हैं, यानी कि एक वर्ड की मीनिंग को समझने के लिए आपको उसको दूसरे वर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। नो वर्ड कैन बी डिफाइंड इन आइसोलेशन। किसी भी वर्ड को आप आइसोलेशन में डिफाइन नहीं कर सकते हो। दैट सिंपली मीन्स कि एक वर्ड को समझने के लिए दूसरे वर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। सो पहला उन्होंने कहा था आर्बिट्रेरी, दूसरा उन्होंने कहा रिलेशनल, राइट। अब इसका एग्जाम्पल जो सशोर देते हैं वो कहते हैं कि एक मान लीजिए एक हट है, एक झोपड़ी है, राइट। अब आप इसको कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करेंगे? इसको आप हॉवेल से कंपेयर कर सकते हैं, शेड से कंपेयर कर सकते हैं, हट से कंपेयर कर सकते हैं। हाउस, हट तो खुद ही है ये, हाउस, मैंसन, पैलेस, ये सारे वो हैं जहाँ पे आदमी रह सकता है, लेकिन इन सब में डिफरेंस है ना। हॉवेल अलग है, शेड अलग है, हट अलग है, हाउस अलग है, मैंसन अलग है और पैलेस अलग है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है कि यहाँ पे आदमी रहता है ना। आदमी यहाँ पे रहता है, ये चीज़ सभी में कॉमन है। दिस इज कॉमन इन एवरी फील्ड दैट somebody lives in these places but all of them are different. शशोर ने कहा कि ये सारे मिलकर के एक पैराडिग्मेटिक चेन बनाते हैं। सो व्हाट इज पैराडिग्मेटिक चेन? दैट वी विल टॉक लेटर in the coming slides. Now important is that अगर आपको हट को समझना है तो आपको उसको हाउस, मैंसन, पैलेस, हॉवेल या शेड से कंपेयर करके समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको एयर कंडीशन को समझना है तो आपको उसको कूलर, सीलिंग फैन, फर्राटा वाला फ़ैन, इन सब से कंपेयर करके समझना पड़ेगा। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट बात शशोर ने कही वो क्या कही कि लैंग्वेज जो है वो रिलेशनल है। कोई भी वर्ड अपनी मीनिंग किसी दूसरे वर्ड के कारण ही दे पाता है। वो अगर उस वर्ड को अकेले रख दिया जाए तो वो मीनिंग नहीं देगा। नाउ एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? ओके, लेट्स कंटिन्यू। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो होते ये जो रिलेशनल वाला सिस्टम है इसी में उन्होंने पेयर्ड अपोजिट्स की बात की। पेयर्ड अपोजिट्स क्या करते हैं? एक दूसरे की मीनिंग को ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। जैसे मेल और फीमेल में मेल फीमेल दोनों एक दूसरे की मीनिंग को क्लियर कर देते हैं। ब्लैक एंड वाइट में दोनों एक दूसरे की मीनिंग को क्लियर करते हैं। डे और नाइट में हम दोनों की मीनिंग को समझ पाते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो रिलेशनल है। और ये एक बहुत फेमस स्टेटमेंट उन्होंने दिया। वो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया? दैट इन अ लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट फिक्स्ड टर्म्स। दैट लैंग्वेज में कोई फिक्स टर्म्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंसेस होते हैं। एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देम, राइट। दिस इज व्हाट ही सेड अबाउट लैंग्वेज बीइंग रिलेशनल। नाउ then he says that all words then exist in differencing networks, right। हर एक वर्ड जो है वो डिफरेंसिंग नेटवर्क में एस्टेब्लिश होता है। दैट मीन्स एक वर्ड की मीनिंग किसी दूसरे वर्ड की वजह से हम जान पाते हैं। और इन डिफरेंसिंग नेटवर्क्स को हम डाइट्स कह सकते हैं या पेयर्ड अपोजिट्स कह सकते हैं। इनकी जो पेयर्ड अपोजिट्स की बात है इसकी बात डेरिडा भी डिकंस्ट्रक्शन में करते हैं। जब हम थियरी की क्लासेस करेंगे तो हम देखेंगे। शशोर ने एक बहुत फेमस एग्जाम्पल यूज़ किया था इसके लिए, वो था जेनेवा टू पेरिस एक्सप्रेस का। इसका आप एग्जाम्पल चाहें तो पीटरबेरी की बुक में दिया गया है, द बिगिनिंग थियरी में, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड द रिलेशनल पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सो आई विल नॉट एक्सप्लेन दैट in more than this. Now I have told you कि शशोर ने तीन बातें कही थी। पहला उन्होंने कहा कि language is arbitrary, that I have explained. Then he said that the language is relational, that I have explained. Now the third thing that he said that language constitutes our world.
He said language constitutes our world. That means we understand this world because of language. So he said language is constitutional. तो तीन बातें उन्होंने कही, आर्बिट्ररी, रिलेशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल. आर्बिट्ररी आई हैव एक्सप्लेन्ड, रिलेशनल आई हैव एक्सप्लेन्ड, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल. he said language it constitutes our world, it doesn't just record it or label it. तो लैंग्वेज जो है वो हमारे वर्ल्ड को ना सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करती, सिर्फ लेबल नहीं करती, बल्कि उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है. मीनिंग इज ऑलवेज एट्रीब्यूटेड टू द ऑब्जेक्ट और आइडिया बाय द ह्यूमन लैंग्वेज. इट इज नॉट ऑलरेडी कंटेन्ड विद इन द थिंग. नाउ just try to understand this. Whatever you do in language. Whatever you talk to somebody, whenever you convey a message to somebody, whenever you feel hungry and you think in your mind, or you just convey the message to the waiter or to somebody in your family, you do with the help of language, right? So that is what Saussure is saying. When you study in language. When you dream in language. When you fight in language, right? When you eat in language. So what is happening here? He is saying that language is all around everywhere, and in this way language is constituting our world. लैंग्वेज क्या कर रही है? हमारी दुनिया को बना रही है. हमारी दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अगर लैंग्वेज एग्जिस्ट ना करे तो. बिकॉज लैंग्वेज कैन कलर एनीथिंग, लैंग्वेज कैन मेक समथिंग डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, somebody may be a terrorist for one person but a freedom fighter for the other person. Like भगत सिंह जी को हम सभी लोग freedom fighter मानते हैं, but at that particular time the Britishers considered him a terrorist, right? And so language has different meanings for different people, different set of people, and that is why language ही हमारे वर्ल्ड को क्रिएट करती है. अगर आप उस वर्ल्ड में पैदा होते हैं जहाँ पे टेररिस्ट बोला जाता है तो आप उस वर्ल्ड के हिसाब से सोचने लगेंगे, और अगर आप उस वर्ल्ड में पैदा होते हैं या रहते हैं जहाँ फ्रीडम फाइटर बोला जाता है किसी को, तो आप उस वर्ल्ड के हिसाब से सोचने लगेंगे. Right? So there is no neutral or objective way of designating a person, merely a choice of two terms which construct this person in certain ways. एक और एग्जांपल है, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक बिल लाया था, उस बिल का नाम था फूड सिक्योरिटी बिल. आपने अभी देखा एक बिल आया था जो किसानों के 3 बिल आए थे. उस बिल को दो लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया. जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उसने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, जो अपोजिशन वाले थे उन्होंने अलग तरीके से इंटरप्रेट किया. इसका एक सीधा सा मतलब है कि देयर इज नो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, राइट? देयर इज नो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. इट इज द लैंग्वेज विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ईच इंटरप्रिटेशन. सो with the help of language we can constitute any interpretation. Therefore it is the language that creates the world around us. It is the language that creates idea in our mind. It is the language that creates a particular mindset in us, and that is why we call language is constituting our world, right? So now I have told you 3 things. Language is arbitrary, language is relational, and language is constitutional. इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे सीजन्स को हमने डिवाइड किया है 4 सीजन्स में, लेकिन ऐसा तो नहीं है, कहीं कहीं पे 7 सीजन्स भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं. कलर्स को हम 7 कलर्स में डिवाइड करते हैं, बट देयर कैन बी मोर कलर्स. इट्स ऑल अबाउट लैंग्वेज, So that is how Saussure talked about language in structural linguistics, and he told us that language has 3 major qualities. That is, one is that language is arbitrary, second is it is relational, and third is it is constitutional. If you have understood this, then we will move to the next part of the class. Any question? Do you understand this? Yes, sir. Thank you, Yes, Sonu. sir. Thank you, Sonu. Those who have joined us but they are not part of the course, if they have any questions about the course, they may ask me now or maybe in the end of the class. And if they wish to join, they are most welcome. Currently, we are offering classes.
We are sharing links with everyone so that others can join and attend it as a trial class, and if they wish they may join. Right, let's continue. If you feel like asking a question, stop me and ask. Do not feel shy. Okay. तो अभी मैंने बात किया आपसे स्ट्रक्चरल स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में. अब हम बात करने जा रहे हैं एक और स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स जिसका नाम था प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स. राइट, प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1920s में, और 1920s में ये एस्टेब्लिश हुआ था कहाँ पर? प्राग में एस्टेब्लिश हुआ था. और इसको एस्टेब्लिश करने वाले बंदे का नाम था विलियम मैथेसियस. नाउ आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि ये कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, किसने एस्टेब्लिश किया और कब एस्टेब्लिश हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है. विलियम मैथेसियस बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में. विलियम मैथेसियस जो है वो 1882 में पैदा हुए थे. 1945 में इनकी डेथ हुई थी. चेकोस्लोवाकिया के रहने वाले लिंग्विस्ट हैं विलियम मैथेसियस. इंग्लिश लैंग्वेज के स्कॉलर हैं और लिटरेचर के भी स्कॉलर हैं. 1926 में ये फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल बन के थे, यानी PLC जो बनाया गया था, प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल, इसके ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे और ये 1926 में इसके प्रेसिडेंट बने थे. इसके पहले और कोई प्रेसिडेंट इसका नहीं बना था. इनका जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स पे प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है. और अदर देन दैट इनकी जो फोनोलॉजिकल स्टडी है, यानी जो आपका फोनेटिक्स है, उसमें जो स्टडी इन्होंने किया है मैथेसियस ने, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. These are the things that you must remember. Now Prague School of Linguistics में विलियम मैथेसियस जो थे वो फाउंडर प्रेसिडेंट थे, बट इनके अलावा भी कुछ और ऐसे लोग थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे. इसमें एक रसिया के रहने वाले थे, रसिया के लिंग्विस्ट हैं, उनका नाम है निकोले टाबोस्की. और एक रसिया में पैदा होने वाले लेकिन अमेरिकन राइटर हैं, अमेरिकन लिंग्विस्ट हैं, रोमन याकब्सन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट. रोमन याकब्सन का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. देन वी हैव समबडी कॉल सर्जेई कास्कीव. और ये सारे लोग जो हैं ये इसकी ग्रुप के मेंबर थे. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं, जो लिंग्विस्ट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, लिटरेरी स्कॉलर हैं, चेकोस्लोवाकिया के ही हैं, उनका नाम है रेने वेलेक. रेने वेलेक के बारे में हम बहुत बार पढ़ेंगे, बहुत कुछ पढ़ेंगे. और जैन मक्रोवस्की भी इम्पॉर्टेंट हैं. हाउ एवर रेने वेलेक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, रोमन जैकब्सन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. So these names you must remember. If you get time, you must Google them, you must Wikipedia them and read something about them. If not the entire page, then at least the introduction. So this is Prague School of Linguistics for you. Let's talk a bit more about this. In 1929, the group launched a journal, right? And the title of the journal was this: Travox Du Circle Linguistics D Prague. This was not, of course, not an English name. World War II जब शुरू हुआ तो इस जर्नल को बंद कर दिया गया. वर्ल्ड वॉर 2 में इस जर्नल को बंद कर दिया गया. राइट, शॉर्ट में इस जर्नल को ट्रैवक्स कहा जाता था. और वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद 1966 में इस जर्नल को फिर से शुरू किया गया. 4 साल तक ये जर्नल चलता रहा. और जो इसका पहला इशू था, द फर्स्ट इशू, दैट वाज डिवोटेड टू द पॉलिटिकल साइंस कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर एंड पेरिफेरी. पॉलिटिकल साइंस का एक कॉन्सेप्ट है कि कौन सी चीज़ सेंटर में है और कौन सी चीज़ बॉर्डर पे है, उससे जुड़ा हुआ ये जर्नल था. ट्रैवक्स जो पहला वाला इशू था उसमें आया था. और फिर 1995 में इस जर्नल को फिर से रिसरेक्ट किया गया और आज भी ये जर्नल चल रहा है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल started by Prague School of Linguistics, and it started in 1929, resurrected in 1966, then again in 1995, and you may be asked about this journal. Remember that this is an important journal. Now
ये जो लोग थे प्राग स्कूल वाले, ये लोग क्या करना चाहते थे, इनका मेन आइडिया क्या था? जैसे कि मैंने कहा ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स के ही लोग थे, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स से जुड़े हुए लोग थे, जो शशोर की बातें मैंने आपको बताई। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने फॉर्मल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव फॉर्म्स किया। जिन फॉर्म्स में लिटरेचर लिखा जा रहा था उनकी फॉर्म का एनालिसिस किया। तो जब हम लिटरेरी थियरी में जाएंगे और हम फॉर्मलिज्म पढ़ेंगे, रसन फॉर्मलिज्म पढ़ेंगे, तो हम फिर से इन लोगों को पढ़ेंगे, राइट। ये जो फॉर्मलिज्म था, इसका जो एनालिसिस इन्होंने किया, ये वैसे ही था जैसे मैथमेटिक्स का एनालिसिस हो, यानी बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से इन्होंने उस चीज़ को पढ़ा और इन्होंने लिटरेरी सिंटैक्स को देखा, यानी लिटरेचर में जो वर्ड्स का ऑर्डर है उसको स्टडी किया एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सका। और इन्होंने प्रपोज किया कि जो नैरेटिव कंपोनेंट है, यानी जो लिटरेचर है, उसको फॉर्मल तरीके से समझा जा सकता है, उसकी फॉर्म की हेल्प से उसको समझा जा सकता है, राइट। इसी में एक और बहुत बड़े फिगर हुए जिनका नाम था व्लादिमीर प्रॉप। व्लादिमीर प्रॉप ने एक बुक लिखी जो बहुत ही फेमस बुक है। बुक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल। ये आपको याद रखना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द फॉकटेल में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। प्राग स्कूल के लिंग्विस्ट ने 4 बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उन 4 बातों पे हम देखेंगे कौन कौन सी वो 4 बातें थी। सबसे पहला उन्होंने कहा कि द फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स विद इन लैंग्वेज, यानी एक लैंग्वेज के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे वो पंक्चुएशन हो या कुछ और हो, वो कैसे फंक्शन करते हैं, इस पर उन्होंने अपना रिसर्च बेस्ड किया। दूसरा, द कंट्रास्ट ऑफ लैंग्वेज एलिमेंट्स टू वन अनदर, लैंग्वेज में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक दूसरे के साथ क्या कंट्रास्ट होता है, इस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। एंड द थर्ड वन is that they tried to establish a pattern or system of this contrast. इन contrast को लेकर के एक पैटर्न या सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश उन्होंने की। So they have distinguished themselves in the study of sound systems. इन लोगों ने क्या किया, साउंड सिस्टम की स्टडी किया, और साउंड सिस्टम के साथ साथ इन्होंने जो साउंड, उसका बहुत डीप एनालिसिस किया साउंड का। हर एक लैंग्वेज में कौन कौन से साउंड्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, उनको कंट्रास्ट करके उनकी आर्टिकुलेटरी और अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज़, अकॉस्टिक प्रॉपर्टी होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड, उसको पहचानने और उसको डॉक्यूमेंटेड करने की कोशिश की इन्होंने। और इसलिए ये जो स्कूल है प्राग स्कूल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ इसके अलावा इन्होंने फोनीम और फोनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आता रहता है, इस फोनीम और फोनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट था इसको इन्होंने ही दिया था। फोनीम का कॉन्सेप्ट जो आया है वो प्राग स्कूल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है, आप मान लीजिए। और उन्होंने फोनीम को कैसे डिस्क्राइब किया, फोनीम को डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये वाला डिस्क्रिप्शन यूज़ किया। उन्होंने कहा कि द स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव लिंग्विस्टिक यूनिट विच में ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ मीनिंग, यानी किसी भी भाषा में बोला जा सकने वाला लिंग्विस्टिक्स का वो सबसे छोटा पार्ट जिसको बदल देने से वर्ड की मीनिंग चेंज हो सकती है, उसे फनीम कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा कि आप देखिए 2 वर्ड हैं, एक है वर्ड है किल और दूसरा है किस। 2 फनीम है इसमें, एक में सा फनीम है और एक में ला फनीम है, राइट। लेकिन अगर आप सा फनीम को हटा करके ला लगा देते हो तो किस बन जाता है किल, और मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाती है। फनीम को लिखने का जो तरीका होता है वो स्लाइसेस के बीच में होता है, यानी फनीम को हमेशा हम 2 स्लाइसेस के बीच में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ला को लिखा गया है और यहाँ पे सा को लिखा गया है। इसको जब हम पढ़ते हैं तो एस या एल नहीं पढ़ते, किसी भाषा में नहीं पढ़ते, बल्कि सा और ला पढ़ते हैं, क्योंकि फनीम किसी एक लैंग्वेज की नहीं होती, वो हर एक लैंग्वेज की होती है। और इस तरीके से अगर आप देखें तो प्राग स्कूल वालों ने जो सबसे ज़्यादा काम किया वो साउंड्स पर किया और सिंटैक्स पर किया। 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है। Okay, this was Prague School of Linguistics for you. Do you understand it? Yes, sir. Okay. Any questions so far? Sir, Yes, please. actually, sir, I just want to know that
you have told that they gave the concept of phonology and phonemes. Right. Before that, it means before that the word phonemes and phonology that was not used. No, that doesn't mean that it was not used. If you have attended the earlier classes, I discussed that even in Panini in his Ashtadhyayi, he also discussed about the sound system, right? So that has already been discussed even before Christ, right? But they were not standardized, right? They were not used as standard words, and Yeah. the proper definition was not available before them. They gave a proper definition. That's the meaning. Okay, means the terms were used earlier also, but No, they have defined it words properly. are always available, they are used in a different context. Now, these people made it very clear in structural linguistics that this word means that. And because the meaning that they gave is applicable even today, that is why we are giving them credit for this. If the meaning changes, imagine after 50 years the meaning changes, the meaning that they give, that meaning changes, and these words acquire some new meaning. So the person who gives them new meaning, or the group that gives them new meaning, that group will be given some credit, right? Yeah. All right, thank you for the wonderful question. Now, after Prague School of Linguistics, let me please remind you all that currently I am dealing with the topic Introduction to Linguistics, and I have started all the way from Panini, and I am coming to the modern age. Once this introduction is over, we will take up one topic at a time from the syllabus that has been prescribed by UP Higher Education, and we will discuss all the topics of linguistics. Now, moving ahead, we have something called Opoyas. Now, this was an acronym of words from Russian language, and the meaning of this in English, of course, we cannot understand Russian, so the meaning of this in English was Society for the Study of Poetic Language. Society for the Study of Poetic Language. Now, this is 1916. As you see, Prague Linguistic Circle was founded in 1929. This was in 1916, the same year when the book Course in General Linguistics was published by not by him, of course, published by two gentlemen who were followers of Saussure. तो ये जो इसकी स्थापना हुई थी आपकी ओपोयास की, जिसका कि फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ पोएटिक लैंग्वेज है, ये रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, और बाद में ये लेनिनग्राड में ट्रांसफ़र हो गया था. इसके जिसके जो लीडर हैं उनका नाम विक्टर शक्लोवस्की है. ये एक बड़े इम्पॉर्टेंट लिंग्विस्ट भी हैं और लिटरेरी क्रिटिक भी हैं. इसके अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम था मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल. अगर आप लोग चाहें डिटेल में पढ़ सकते हैं, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू विद देम. मॉस्को लिंग्विस्टिक सर्किल मॉस्को में इस्टेब्लिश हुआ था, 1915 में इस्टेब्लिश हुआ था. एंड इस ग्रुप में जो लोग थे वो थे ओसिप बर्क, बोरिस आइकेनबम, यूरी टाइनेव एंड बोरिस टॉमसेव, राइट? Pronunciation you may please forgive because I am not an expert in Russian language. So these two groups, you should know their names and when were they founded and something about them, because वो मैच करने वाला आता है ना कि कौन सा कब जो है फाउंड किया गया, तो वो भी मैच करने वाला आ सकता है अगर एक आया तो. फिर एक है लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी, जिसका इन लोगों ने जिक्र किया, इन दोनों ग्रुप्स ने, कि लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी क्या होती है. और इन लोगों ने बताया कि लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी जो है वो लिंग्विस्टिक्स का ही एक सब फील्ड है, राइट? और ये करती क्या है लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी? ये लैंग्वेजेस को स्टडी करती है और उनको क्लासीफाई करती है, यानी लैंग्वेजेस को डिफरेंट ग्रुप्स में रखती है और उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स को स्टडी करती है. इसका एक पर्पज़ है, इस लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी का एक पर्पज़ था. वो क्या था? वो ये था कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी स्ट्रक्चर में क्या डाइवर्सिटी है, उसको दिखाने की कोशिश करना. सो लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी विच वाज प्रमोटेड बाय ओपोयास एंड MLC tried to find out the differences and the common elements within the different languages across the globe. Then लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल का एक आइडिया इन लोगों ने दिया. लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल
का एक आइडिया इन लोगों ने दिया। और लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल का आइडिया ये था कि हर लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है, एंड ये जो पैटर्न होता है ये पैटर्न बहुत ही सिस्टमेटिक होता है, एंड ये जो पैटर्न है दिस इज पोटेंशियली ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम, दैट इज यू कैन फाइंड आउट सम पैटर्न in each language which will be similar, which will be common in all languages. For example, all languages have nouns and verbs, or if a language is spoken it has consonants and vowels, right? So languages में verbs होते हैं और nouns होते हैं लगभग सभी में, right? Just give me 30 seconds. राइट, सो दिस वाज लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल। तो अगर आपके एग्जाम में आता है कि लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंग्विस्टिक टाइपोलॉजी क्या है वो, और लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल क्या है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये इन दोनों ग्रुप्स से आए थे, दोनों ही काफ़ी क्लोजली लिंक्ड ग्रुप थे और दोनों के मेंबर्स कुछ कॉमन भी थे। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा था कि रोमन याकब्सन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, तो हम अभी रोमन याकब्सन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। रोमन याकब्सन, जिनका पूरा नाम रोमन ऑसिपोविक याकब्सन है, ये 1896 से 1982 तक रहे हैं। रशियन बॉर्न हैं लेकिन अमेरिका में चले गए थे, और इन्होंने जो स्टडी किया था वो स्लेविक लैंग्वेजेस में किया था, जर्मन स्लेविक लैंग्वेजेस में किया था। स्लेव्स की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके बारे में बात किया था, और यूरोपियन मूवमेंट इन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स जो था उसके ये सबसे बड़े फाउंडर थे, जिसको कि प्राग स्कूल कहा जाता है। प्राग स्कूल के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसर्न्स ऑफ स्टडी ये सब ठीक है। प्राग स्कूल जो है उसको इन्होंने 1920 के आसपास छोड़ दिया था, नहीं प्राग को छोड़ दिया था। He left Moscow and went to Prague in 1920 because Prague School तो 1929 में फाउंड ही किया गया था। In 1928 with his colleagues of the Prague School, इनके नाम हैं निकोलस एस टबोस्काई एंड एस.आई. काल्सेवस्की। इन तीनों के साथ इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाई, इन्होंने एक हाइपोथेसिस, एक प्रपोजल दिया, और ये प्रपोजल था, क्या था इनका प्रपोजल रोमन याकब्सन का, दैट फोनीम्स the smallest units of speech sounds that distinguish one word from another are complexes of binary features such as voiced, unvoiced and aspirated, unaspirated. That means उन्होंने फोनीम्स को फर्दर डिस्टिंग्विश किया और फोनीम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया। तो जब मैं फोनीम्स आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। आपको अभी फोनीम पे एक डिटेल चैप्टर बाकी है, so let's not give it time here. नाउ याकब्सन के जो मेन वर्क्स थे वो आप देख लीजिए, ये उनकी बुक्स के नाम हैं सातों। ये आपको अगर याद हो जाए तो याद रखना है, क्योंकि याकब्सन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हैं, और अगर आप इनके वर्क्स को याद कर लोगे तो आपके दो नंबर का एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस हो जाते हैं। आपको पता है इस बार वैकेंसीज भी कम हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पढ़ाई करनी पड़ेगी। So you can see comments on the phonological changes in Russian compared with that in other Slavic languages, ये 1929 में आई है। Characteristic of Eurasian Language Affinity 1931 की बुक है। Studies in Child Language and Aphasia 1941 है। Preliminary to Speech Analysis 1952 की बुक है। Distinctive Feature Analysis of Speech Sounds 1956, Fundamentals of Language 1956, and the last one, The Sound Shape of Language. Now you just see the sound shape of language with Linda R. Waugh. ये 1979 में पब्लिश हुई है, और जैसा कि आपको पता है 1982 में इस बुक के पब्लिश होने के 3 साल बाद उनकी डेथ होती है। तो द साउंड शेप ऑफ लैंग्वेज, ये नाम से ही आपको पता चलता है कि ये फोनेटिक्स के बारे में बुक है। ये सारे वर्क याकब्सन के हैं। ये जैकब्सन लिखा जाता है बट याकब्सन पढ़ा जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। याकब्सन का जो क्रिटिकल व्यू था उसकी हम एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे दिया है कि उन्होंने फ़नीम पे काम किया था, और उसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, बट इफ़ इट रिलेट्स समहाउ
I would like to let you understand. So here the point is that he was influenced by the work of Ferdinand de Saussure. Jacobson developed techniques for the analysis of sound system in languages, inaugurating the discipline of phonology. He went on to apply the same techniques of analysis to syntax and morphology, and controversially proposed that they be extended to semantics, the study of meaning in language. Now ये जो इन्होंने जो प्रपोज किया लास्ट वाला, ये आज के टाइम पे एक्सेप्ट नहीं होता है, राइट? तो जो मॉर्फोलॉजी की स्टडी हो सकती है, फोनोलॉजी की स्टडी हो सकती है, उसको तो आज एक्सेप्ट किया जाता है कि वो उस तरीके से स्टडी हो सकता है, लेकिन सिमेंटिक्स में जो इन्होंने कहा कि सिमेंटिक्स को भी हम वैसे ही स्टडी कर सकते हैं, दैट वॉज गोइंग टू फार, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. कैसे? हम जब सिमेंटिक्स की बात करेंगे तो आप देख लेंगे. अगला एक और स्कूल है, वो है कोपेनहेगन स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स. कोपेनहेगन स्कूल जो है ये एक स्कॉलर्स का ग्रुप था जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स को स्टडी किया. इसके फाउंडर का नाम है लुई एम स्लेव, और ये 1899-1965 इनका लाइफ साइकिल है. और एक और हैं वीगो ब्रॉन्डल, इनके साथ इन्होंने, ये भी इसके फाउंडर मेंबर थे. वीगो ब्रॉन्डल 1887-1942. ये मामला है मिड 20th सेंचुरी का, मतलब 1950 के आसपास का. और कोपेनहेगन स्कूल was one of the most important centers of linguistic structuralism together with Geneva School and Prague School. इन दोनों की हम बात कर चुके हैं. कोपेनहेगन स्कूल जो था, इसमें लुई और ने अपने फ्रेंड्स के साथ जो थियरी डेवलप की, उस थियरी को कहा जाता है ग्लॉसमेटिक्स. नाउ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो ग्लॉसमेटिक्स आज के टाइम पे एक्सेप्टेड नहीं है, बट ग्लॉसमेटिक्स क्या होता है और कब आया था ये आपको पता होना चाहिए. इस पे 1-2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है. तो पहला तो ग्लॉसमेटिक्स कोपेनहेगन स्कूल से आता है. दूसरा लुई एम स्लेव और वीगो ब्रॉन्डल, इसके को क्रेडिट जाता है. तीसरा कि ये ग्लॉसमेटिक्स होता क्या है, इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है, right? So it is actually a part of structural school of linguistics only. The chief contribution was the concept of glossmatics. Now concept of glossmatics क्या है यहाँ देख लेते हैं. जैसे फोनोलॉजी है वो फोनीम की बात करता है, मॉर्फोलॉजी है वो मॉर्फीम की बात करता है. और अगर हमको फोनोलॉजी समझना है तो फोनीम समझना पड़ेगा, मॉर्फोलॉजी समझना है तो मॉर्फीम समझना पड़ेगा. वैसे ही अगर हमको ग्लॉसमेटिक्स समझना है तो ग्लॉसीम समझना पड़ेगा. इन्होंने ग्लॉसीम का आइडिया दिया था. ये आइडिया आज के टाइम पे एक्सेप्टेड नहीं है, बट हम इसको जान लेते हैं कि है क्या. सो डिफाइंस द ग्लॉसीम एज द मोस्ट बेसिक यूनिट और कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज. उन्होंने कहा कि किसी भी लैंग्वेज का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ग्लॉसीम है. द ग्लॉसीम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इररिडक्टिबल. ये सबसे छोटा है और इसको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, और ये कंटेंट एंड एक्सप्रेशन दोनों को लेके चलता है. तो फोनीम क्या करता है, सिर्फ एक्सप्रेशन की बात करता है. मॉर्फीम क्या करता है, वो कंटेंट की बात करता है. यहाँ पे कंटेंट और एक्सप्रेशन दोनों की बात कर रहे हैं. कंटेंट और एक्सप्रेशन दोनों को लेकर के चलता है. In the expression plane, the glosseme is said to be identical or nearly identical to the phoneme. जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो ग्लॉसीम फोनीम के जैसा हो जाता है. whereas it is stressed that traditional analysis have not adequately revealed the basic units of the content plane of languages. क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल लिंग्विस्टिक्स था उसमें लैंग्वेज के कंटेंट के लिए कोई बेसिक यूनिट तय नहीं की गई थी, और इवन स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में भी तय नहीं की गई थी. इसलिए इन लोगों ने कंटेंट के लिए पहली बार एक बेसिक यूनिट तय करने की कोशिश की, जिसे ग्लॉसीम कहा गया, जो कि एक फ्लॉड आइडिया बाद में हो गया. ये ग्रीक वर्ड है जिससे लिया गया है, और ये ग्रीक वर्ड जो था उसका नाम था ग्लॉसा. ग्लॉसा का मतलब होता है टंग, राइट? तो इन्होंने कहा कि जो टंग को सबसे छोटा करके समझने के लिए कोशिश करेंगे उसको उन्होंने ग्लॉसमेटिक्स कहा, और जो सबसे छोटा यूनिट उन्होंने बताया वो ग्लॉसीम बताया. The ultimate goal of the linguist who studies glossemes is the same as that of a physicist who studies atoms.
to wit a more so simply what they are trying to say that अगर हम किसी मैटर को समझना है तो हमें उसके एटम को समझना पड़ेगा, वैसे ही लैंग्वेज को समझना है तो ग्लॉसियम को समझना पड़ेगा. तो ग्लॉसियम वॉज नॉट अ वेरी परफेक्ट आइडिया, दैट्स वाई इट वॉज डिस्कार्डेड. नाउ जेनेवा स्कूल के बारे में थोड़ा बात पहले किया था, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं. जेनेवा स्कूल भी एक स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का ही पार्ट है और इसमें जो मेजर फिगर्स थे वो आपके फर्डिनेंड de Saussure तो थे ही, इसके अलावा अल्बर्ट स्केनेव, अल्बर्ट रेडिंगलर, सर्ज कासेवस्की और चार्ल्स बैली ये भी थे. आपको पता है चार्ल्स बैली का नाम हम पहले भी ले चुके हैं. चार्ल्स बैली इनके स्टूडेंट थे जिन्होंने 1916 में वो बुक पब्लिश की थी इनकी डेथ के बाद. चार्ल्स बैली इज रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ लिंग्विस्टिक थियरीज ऑफ दैट स्टाइल, मच ऑनर्ड फॉर हिज थियरीज ऑफ फ्रेजियोलॉजी. चार्ल्स बैली ने एक थियरी दी थी, उस थियरी को कहा जाता है फ्रेजियोलॉजी. और ये फ्रेजियोलॉजी पे भी क्वेश्चन बन सकता है. पहला क्वेश्चन किसने दिया था? चार्ल्स बैली. दूसरा क्वेश्चन ये है क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजियोलॉजी क्या है. जैसे मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम को सबसे छोटा यूनिट मानती है और फोनोलॉजी फोनीम को सबसे छोटा यूनिट मानती है और ग्लॉसमेटिक्स ग्लॉसीम को सबसे छोटा यूनिट मानती है. वैसे फ्रेजियोलॉजी फ्रेज को सबसे छोटा यूनिट मानती है और फ्रेज की सहायता से लिंग्विस्टिक्स को समझने की कोशिश करती है. सो फ्रेजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेट और फिक्स्ड एक्सप्रेशंस सच एज इडियम्स, राइट. सो इडियम्स को स्टडी करती है, फ्रेजल वर्ब्स को स्टडी करती है एंड अदर टाइप्स ऑफ मल्टी वर्ड लेक्सिकल यूनिट्स ऑफन कलेक्टिवली रिफर्ड टू फ्रेजीम्स. तो ये फ्रेजेस को स्टडी करती है जिनको फ्रेजीम कहा जाता है, राइट. और ये एक्सप्रेशन को क्लियर करने की कोशिश करती है. हाउ एवर लेट मी टेल यू कि फ्रेजियोलॉजी और फ्रेजीम आज ये भी डिस्कार्डेड आइडियाज़ हैं. इन आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, राइट. एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा डच ऑक्सन. डच ऑक्सन एक फ्रेज है. डच ऑक्सन इज कंपोज्ड ऑफ द 2 वर्ड्स. इसमें 2 वर्ड हैं, एक आपका डच है और एक डच का मतलब होता है जो नीदरलैंड से आता हो. नीदरलैंड से आने वाली चीज़ को डच कहा जाता है. और ऑक्सन है, ऑक्सन का मतलब होता है पब्लिक को बुला करके ऊंची बोली लगा करके सेल करना. लेकिन जब दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं तो नीदरलैंड में हो रही बोली लगाने वाली प्रक्रिया इसकी मीनिंग होनी चाहिए पर होता नहीं है. डच ऑक्सन क्या है? ये एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग कन्वेंशन यानी परंपरा के आधार पे बदल गई है. और ये डच ऑक्सन किसको रिफर करता है? रिफरिंग टू एनी ऑक्सन वेयर इंस्टेड ऑफ राइजिंग द प्राइसेस फॉल. डच ऑक्सन का मतलब होता है ऊंची बोली न लगाना बल्कि नीची बोली लगाना. जहां प्राइसेस गिरते जाते हैं लगातार उसको हम क्या बोलते हैं? डच ऑक्सन बोलते हैं. ये एक फ्रेज है. तो लैंग्वेज को समझने के लिए फ्रेजेस का यूज़ करना, उन फ्रेजेस की स्टडी करना, इसको फ्रेजीम कहा गया. छोटे से फ्रेजेस को फ्रेजीम कहा गया और इस स्टडी को फ्रेजियोलॉजी कहा गया. और फ्रेजियोलॉजी आपको बताने वाले बंदे का नाम है चार्ल्स बैली. समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Great, 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 great. Right. Now, yes, are you asking something? Yes, sir. Are you asking something? No, sir. No, sir. Later on. Not All now. right. All right. Please carry on. Thank you, thank you, thank you, Praveen. Let's continue then. Now we are reaching to somebody called Noam Chomsky. Now Noam Chomsky के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे. But when we are talking about linguistics, so we cannot complete it without discussion of the gentleman called Noam Chomsky. He is still alive. His full name is Avram Noam Chomsky. He is an American linguist. Other than linguistics, he is also a philosopher, cognitive scientist, logician, political commentator, activist, and blah blah blah, lots of things. He works at MIT. MIT, you know, where Anita Desai is also a professor emeritus, right? So he is working there, and he is also a professor emeritus there. He has authored over 100 books. Between 1980 and 1992, Chomsky was cited within the field of arts and humanities more often than any other living scholar. मतलब
1980 से 1992 के बीच में चॉम्स्की को सबसे ज़्यादा कोर्स को कोट किया गया है और किसी भी जीवित ऑथर की तुलना में। ये दिखाता है कि ये कितने बड़े राइटर हैं। ये एक बहुत बड़े कल्चरल फिगर हैं और 2005 में जो वर्ल्ड्स टॉप पब्लिक इंटेलेक्चुअल का एक सर्वे हुआ था, इसमें ये सबसे ऊपर थे। दैट मीन्स कि ये दुनिया के सबसे बड़े जो आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल्स जिंदा हैं उसमें से एक हैं, नंबर 1 पे भी हो सकते हैं। चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। चॉम्स्की को फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स का जो आइडिया था उसको चैलेंज किया है और इन्होंने जो थियरी इंट्रोड्यूस की है उसे ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर को हम बाद में पढ़ेंगे, वो हमारे टॉपिक में है। इन्होंने पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसको पढ़ा है और पाणिनि के अष्टाध्यायी का अपने ऊपर प्रभाव को स्वीकार किया है, राइट। और इनका जो जनरेटिव ग्रामर है उस पर पाणिनि का प्रभाव काफ़ी दिखाई देता है। इनका कहना है कि जो लैंग्वेजेस होती हैं वो कम्प्लीटली इनेट होती हैं, यानी कि जन्म के साथ ही व्यक्ति के अंदर आती हैं, और उन्होंने एक ऐसे ग्रामर को खोजा है जिसे यूजी कहा जाता है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। चॉम्स्की ने एक और थियरी दिया है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, LAD, और वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके साथ लैंग्वेज इनेट डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD भी होता है, यानी हर एक पैदा होने वाला बच्चा LAD लेकर के पैदा होता है, LED नहीं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, दैट इज़ लैंग्वेज सीखने की क्षमता। इस पर भी हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर जो चॉम्स्की ने दिया है, इसने स्ट्रक्चरल ग्रामर को रिप्लेस कर दिया है, और जनरेटिव ग्रामर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ सिंटैक्स है। जो चॉम्स्की का ग्रामर है वो स्टडी ऑफ सिंटैक्स है, राइट। ये क्या कोशिश करता है, ये ऐसे नियम बनाने की कोशिश करता है जो किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कैसे बनाया जा सकता है उसका अनुमान लगाते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। यानी इनके ग्रामर में कैसे कैसे सेंटेंस बन सकते हैं उसका अनुमान लगाना भी छिपा हुआ है, और इसीलिए जनरेटिव ग्रामर कहा जाता है क्योंकि ये नए सेंटेंसेस को जनरेट कर सकता है। टॉपिक डिटेल में बाद में किया जाएगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ नोम चॉम्स्की जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, जो कंप्यूटर में आज जो क्रांति आई कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान नोम चॉम्स्की का रहा है। कंप्यूटर साइंस की भाषा को समझने समझाने में और चॉम्स्की का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वी विल टॉक अबाउट दैट। सशोर और चॉम्स्की की अगर हम तुलना करें तो एक बहुत बड़ा जो तुलना की जा सकती है वो की जा सकती है कि सशोर जो थियरी देते हैं लॉन्ग एंड पैरोल की थियरी, जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो थियरी चॉम्स्की के कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की थियरी से मैच करती है। जब हम चॉम्स्की को पढ़ेंगे तो कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस देखेंगे। फिलहाल मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। लॉन्ग मैंने आपको बताया था, कुछ लोग इसको लैंग भी कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, इंग्लिश का वर्ड तो है नहीं, राइट। तो लैंग या लॉन्ग जो है इसको मैंने बताया था कि ये एक कंप्लीट सिस्टम है, और जो पैरोल है वो उस सिस्टम से निकला हुआ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन है। सिमिलरली जो कॉम्पिटेंस है वो किसी व्यक्ति की सारी क्षमताओं का संग्रह है, और जो परफॉर्मेंस है वो उसकी एक परफॉर्मेंस है। यानी लॉन्ग जो है वो उसको कॉम्पिटेंस से तुलना की जा सकती है, और जो पैरोल है उसको परफॉर्मेंस से तुलना की जा सकती है। इसको डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट इसको याद रखना है कि लॉन्ग और पैरोल जो है वो कॉम्पिटेंस परफॉर्मेंस से तुलना की जा सकती है। इस पर क्वेश्चन आ चुका है, एक से ज़्यादा बार आ चुका है। सिंटैग्मेटिक पैराडिग्मेटिक पे मैं आपको एक डिटेल क्लास पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं इस पे आपको अलग से क्लास पढ़ाने वाला ही हूं। और नाउ सशोर का कंक्लूजन ऑलरेडी हो चुका है। डीप स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर मैं बाद में आपको बताऊंगा क्या होता है, इस पे भी एक डिटेल्ड क्लास है, तो इसलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा फ़िलहाल इस क्लास में। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क, otherwise we will meet day after tomorrow. Manju ma'am will take her class tomorrow.